देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताएंगे, पवन सिंह को धमकी पर नया अपडेट क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि पवन सिंह को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है। दूसरी खबर जो इस बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं, बीजेपी के लिए तिरुवनंतपुरम की जीत इतनी बड़ी आखिर क्यों है, ये आपको समझाएंगे। इसके साथ ही बुलेटिन में तीसरी खबर होगी, पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान आखिर क्यों सौंपी गई, इसके बारे में आपको समझाएंगे। और साथ ही चौथी खबर इस बुलेटिन में होगी, कोलकाता में मेसी के प्रशंसकों ने आखिर क्यों तोड़फोड़ की, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले इस बुलेटिन की उस खबर के साथ करते हैं जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी, पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह को लेकर के ऐसा कहा जा रहा था, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी। अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर हरी बॉक्सर उर्फ हरिचंद ने ऑडियो मैसेज जारी कर कहा है कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है, ऐसा वो सुरक्षा के लिए कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो पवन सिंह नाम का एक कोई व्यक्ति है बिहार का, जो अपने आप को अभिनेता बताता है, उसने हमारे बारे में मीडिया में बोला है और किसी थाने में जाके हमारे खिलाफ एक शिकायत दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुझे किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने कभी इसको कॉल किया है, ना हमारे किसी भाई ने इसको फोन किया। और ये फेम पाने के चक्कर में और सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ना हमने इसको कभी कॉल किया है, ना हम इसको जानते कौन है क्या है, ठीक। और हमने तो पहले भी बोला है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा हम उसको फोन नहीं करेंगे, हम उसको सीधी AK-47 की गोली उतारेंगे उसकी छाती में, ठीक है। और दूसरी बात, हमने जिसको भी फोन किया ठोक बजा के फोन किया, हमारे नाम से फोन किया। और आइए अब खबर को समझते हैं। खबर यह है कि कुछ दिनों पहले पवन सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी मिली थी। सलमान खान के शो बिग बॉस में ना जाने की चेतावनी दी गई थी। धमकी के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस में गए, फिनाले में परफॉर्म किया और लॉरेंस गैंग के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया गया। अब इस मामले में एक ताजा अपडेट सामने आया है, उसे समझना जरूरी है कि पवन सिंह को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी क्यों मिली। तो आपको बता दें कि सलमान खान बिग बॉस होस्ट करते हैं। फिनाले में परफॉर्मेंस के लिए पवन सिंह को ऑफर किया गया था। सलमान खान के साथ स्टेज शो करने का ऑफर था। धमकी देकर सलमान के शो में ना जाने की चेतावनी दी गई और धमकी के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस पहुंच गए। अब इस मामले में नया अपडेट क्या है वो आपको बताते हैं। लॉरेंस गैंग का पवन सिंह को धमकी देने से इनकार कर दिया गया है। एक ऑडियो जारी किया गया है जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह को लॉरेंस गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है। लॉरेंस गैंग के नाम पर गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी किया और इस ऑडियो में क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। ऑडियो में है कि लॉरेंस गैंग की ओर से पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी गई है और हम पवन सिंह को जानते भी नहीं हैं, और यह भी कहा गया कि जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे धमकी नहीं बल्कि AK-47 से मारेंगे। अब सवालों के जरिए आप खबर को समझिए। बिना धमकी के पवन सिंह FIR क्यों करवाते? सवाल ये भी, अगर धमकी दी तो धमकी से इनकार क्यों? सवाल ये भी बन रहा है कि लॉरेंस गैंग से धमकी नहीं तो आखिर किसने पवन सिंह को धमकी दी? क्या पप्पू यादव वाले मामले की तरह ही कोई व्यक्तिगत खुन्नस पवन सिंह से निकाल रहा है?
अब धमकी दी या नहीं दी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कौन है ये समझना जरूरी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। तो आपको बता दें कि बिश्नोई गैंग का सरगना है लॉरेंस बिश्नोई और काफी दिनों से जेल में बंद है। जेल से ही इस पूरे गैंग को वो ऑपरेट करता है। उसके गैंग में 600 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। अब आप खबर तो समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान क्यों है। तो मामला 1998 का है। 1998 से सलमान खान और बिश्नोई समुदाय के बीच एक विवाद है। राजस्थानी कांकानी गांव में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उस वक्त सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को काफी पवित्र मानता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी है और सलमान खान के अपार्टमेंट पर गोली भी चलाई गई थी। अब लॉरेंस गैंग के बड़े कांड क्या रहे हैं, एक बार फिर से आपको वो समझाते हैं। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसका आरोप भी इसी गैंग पर लगता है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलवाने का आरोप भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में निगम पर जीत हासिल कर ली है। तिरुवनंतपुरम के 101 वार्डों में से 50 पर जीत। 45 साल से लेफ्ट का कब्जा था। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने केरल की राजनीति में इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एलडीएफ यानी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को करारी शिकस्त देते हुए सत्ता छीन ली। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, धन्यवाद तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा राजग को मिला जनादेश। केरल की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है। जनता को पूरा विश्वास है कि केरल की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। बीजेपी धीरे धीरे केरल राज्य की राजनीति पर पकड़ मजबूत करती जा रही है। बीजेपी की ये जीत कांग्रेस के लिए भी झटका है। बीजेपी ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की। यहां सत्तारूढ़ एलडीएफ 29 सीटों पर सिमटी। कांग्रेस और यूडीएफ 19 सीटों पर सिमट गई। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई। 45 साल से कायम लेफ्ट फ्रंट का दबदबा यहां खत्म हो गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार केरल में विधानसभा सीट जीती थी। उसे करीब 10% वोट मिले थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ा बूस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है इसे हम समझते हैं। तो आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में कुल 101 सीट है और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 101 सीट में से 50 सीट पर जीत हासिल कर ली है। अब ये जीत बीजेपी के लिए क्यों और कितनी बड़ी है ये भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले तिरुवनंतपुरम नगर निगम का पूरा रिजल्ट क्या रहा वो आपको बताते हैं। बीजेपी 101 में से 50 सीट जीत गई। एलडीएफ यानी कि लेफ्ट के जो गठबंधन है 29 सीटों पर जीते, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 19 सीटें मिली हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में चली गई है। अब आप समझिए कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है। तो आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम 45 वर्षों से लेफ्ट का दबदबा यहां देखा जाता था। बीजेपी ने 45 साल के बाद लेफ्ट फ्रंट के दबदबा को खत्म कर दिया है।
अब आप खबर तो समझिए, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत इतनी बड़ी क्यों है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस की संसदीय सीट पर बीजेपी जीत गई। कैसे केरल में धीरे धीरे बीजेपी अपना पैठ बना रही है, कैसे बढ़ रही है, अब आप इसको भी समझिए। केरल में अब तक यूडीएफ और एलडीएफ में मुकाबला होता रहा है। बीजेपी केरल में पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। 2024 में एनडीए को 19% यहां वोट मिला था। 2016 विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी जीती थी। 2016 में बीजेपी को करीब 10% वोट मिले थे। 2021 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 12% हो गया था। और केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी के लिए जीत कितना मायने रखती है, ये इस बात से समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन हुआ है। कल औपचारिक रूप से नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सबसे पहले रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। लगातार 7 बार सांसद रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिलने जा रही है। शनिवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और लखनऊ बीजेपी प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के तौर पर पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। अभी तक सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन हुआ। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। वैसे रविवार को औपचारिक रूप से नाम का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है। उसके पहले बीजेपी ने बड़ा ओबीसी दांव खेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए, पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान आखिर क्यों? क्योंकि पंकज चौधरी ने ही सिर्फ नामांकन किया है और कल औपचारिक ऐलान होना है। तो ऐसे में सवाल यही कि पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान क्यों दी गई? खबर तो समझिए। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं और यूपी में जाति की बात की जाए, यानी कि किस जाति की कितनी आबादी है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुमानित आबादी के मुताबिक 6 से 8% यूपी में कुर्मी जाति की आबादी है। आबादी के अनुसार ओबीसी की दूसरी बड़ी जाति है कुर्मी जाति। अब आप ये समझिए कि पिछड़ा वर्ग वाली सियासत किस तरीके से साधी जाती है। तो ओबीसी में यादव जाति की आबादी 19 से 20% है और ओबीसी वर्ग की दूसरी सबसे बड़ी जाति कुर्मी जाति है। हुकुम सिंह पैनल के रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। यानी कि ओबीसी जाति में अगर बात करें तो यादव के बाद कुर्मी जाति का दबदबा देखा जाता है। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में अगर हम बात करें तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और उसी तरीके से यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी। अब आप खबर तो समझिए। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी का सियासी समीकरण है एमवाई समीकरण, जिसमें हम कहते हैं कि मुस्लिम और यादव का समीकरण जो है वो आरजेडी के पास है, ठीक उसी प्रकार यूपी में सपा का भी सियासी समीकरण मुस्लिम प्लस यादव है। अब हम इस हिसाब से अगर देखें वोट बैंक के हिसाब से परसेंटेज वाइज, तो सपा का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक तो 19 से 20%, करीब 30% तक की आबादी मुस्लिमों की है और यादव जाति की आबादी 9 से 11% है। अब आप खबर तो समझिए। ओबीसी और मुस्लिम वोट के सहारे बिहार में लालू परिवार सत्ता में रहा, ठीक उसी प्रकार से यूपी में भी यही फॉर्मूला काम करता है। ओबीसी और मुस्लिम वोट के सहारे मुलायम परिवार सत्ता में रहा। बिहार में नीतीश कुमार ने ओबीसी वोट में सेंधमारी की। नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग ने बाकी पिछड़ी जातियों को यादव से
अलग कर दिया, यानी कि ओबीसी में आने वाली जो दूसरी जातियां हैं उनको अलग किया और यूपी में बिहार वाले फॉर्मूले से बीजेपी ने सपा को सत्ता से बाहर कर दिया। अब आप खबर तो समझिए, यूपी में बीजेपी का फोकस क्या क्या है। तो लव कुश और कुर्मी कोयरी, इन जातियों पर बीजेपी का फोकस है। अब आप खबर तो समझिए, कुशवाहा जाति के केशव मौर्य डिप्टी सीएम हैं। कुर्मी जाति के पंकज चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। यूपी बीजेपी की कमान संभालने वाले कुर्मी नेता कौन कौन रहे हैं, अब आपको ये भी बता देते हैं। ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और अब पंकज चौधरी। तो ऐसे में बीजेपी इसी हिसाब से फोकस करके रणनीति बना रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। अर्जेंटीना के धुरंधर फुटबॉलर लियोनेल मेसी कोलकाता के दौरे पर आए, लेकिन साल्ट लेक स्टेडियम में उनका कार्यक्रम अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। स्टेडियम में बद इंतजामी के चलते नाराज फैंस ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। उनके जल्दी चले जाने से भी दर्शक आक्रोशित हो गए और उसके बाद सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में जा घुसे। पुलिस वाले फैंस को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। ये रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका, थोड़ा फ्रॉड करके चला है। कोई टेंट तोड़ रहा है तो कोई कुर्सियां फेंक रहा है। मेसी के कार्यक्रम में बवाल। अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने वाले लियोनेल मेसी की दुनिया भर में दीवानगी है। भारत में उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। कोलकाता में उनका कार्यक्रम रखा गया था। अपने फेवरेट फुटबॉलर की एक झलक पाने को लोग बेताब थे। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहां महंगे टिकट खरीदने के बाद पहुंचे थे, लेकिन मेसी का प्रोग्राम फैंस के लिए पूरी तरह निराशाजनक रहा। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के जल्दी लौटने से लोगों का मूड खराब हो गया और इसका गुस्सा उन्होंने मैदान पर उतारा। आयोजकों और अब आप खबर तो समझिए, कौन है लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के फुटबॉलर प्लेयर हैं और 8 बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीत चुके हैं। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। मेसी के करोड़ों फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं। मेसी का ग्लोबल बिजनेस साम्राज्य भी है और इसके साथ ही आपको बता दें, अनुमानित नेटवर्थ $850 मिलियन है, करीब 7,700 करोड़ रुपए। मेसी की कमाई का जरिया क्या है, अब आप ये भी समझिए। तो फुटबॉल मैच की फीस से वो कमाते हैं और स्पॉन्सरशिप से उनकी कमाई होती है। मेसी के विज्ञापन से कितनी कमाई होती है, अगर हम इसकी बात करें तो एक अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है, हर साल करीब $70 मिलियन वो कमाते हैं एडवर्टीजमेंट से। अब आप खबर तो समझिए, लियोनेल मेसी 3 दिन के इंडिया टूर पर हैं। गोट इंडिया टूर कर रहे हैं मेसी। भारत में भी मेसी के बहुत ज्यादा फैन हैं। कोलकाता में मेसी का कार्यक्रम था और मेसी को नहीं देख पाने से फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए और जल्दी मेसी के चले जाने से भी लोगों में गुस्सा हुआ और हंगामा भड़क गया। फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ कर दी, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।